unit mass is oscillating in potential v of x is equal to e to power minus 2x and minus 2 e to power minus x. So calculate time period of oscillation. तो लास्ट क्लास में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, एकदम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे डीवी बाई डी एक्स। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे ना तो ये माइनस टू हो जाएगा ई का पावर माइनस टू एक्स, और यहाँ पे प्लस टू ई का पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू गेट। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालोगे डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। सभी को आवाज आ रही है ना? कुछ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये फोर हो जाएगा ई का पावर माइनस टू एक्स, और यहाँ पे माइनस टू और ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। तो अब आप लोग देखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, सेकंड डेरिवेटिव। अब हम लोग ये कहते हैं ना कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम, या इसी को आप मीन पोजीशन भी कहते हो, ठीक है ना। दिस इज इक्विलिब्रियम या मीन बोल सकते हो, मीन पोजीशन, ठीक है। ऐसा होगा कि इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा ना डीवी बाई डी एक्स एट सम एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जीरो करोगे ना तो देखो माइनस टू ई का पावर माइनस टू एक्स नॉट आ जाएगा, और यहाँ से प्लस टू और ई का पावर माइनस एक्स नॉट होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू गेट। तो ये जीरो है। तो हम लोग यहाँ से देखिए कि इसको सॉल्व करके एक्स नॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दिस इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हम लोग ये हमें ऑब्टेन हुआ। तो टू से डिवाइड हो जाएगा, देखो यहाँ से फिर एक माइनस साइन है ना, तो इसको उस साइड ले आएंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ई का पावर ऐसा हो जाएगा माइनस टू एक्स नॉट इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स नॉट। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो पूरे लॉग ले सकते हो दोनों साइड, तो माइनस टू एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। तो आप इसको उस साइड ले आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो उस साइड ले आओगे ना तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि टू एक्स नॉट में से एक्स नॉट माइनस होगा एक्स नॉट, और इधर जीरो आ जाएगा, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो हो रहा है, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना वो एक्स इक्वल टू जीरो पे है। देयर इज इक्विलिब्रियम एट एक्स इक्वल टू जीरो, ओके। तो मतलब इसमें जानते हो मिनिमम होगा एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो अगर हम सेकंड डेरिवेटिव देखो निकालते हैं डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इस पे अगर हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो देखो एक्स नॉट यहाँ पे जीरो पुट करेंगे ना तो ये फोर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली फोर माइनस टू, तो दैट इज इक्वल टू टू हो गया, ठीक है। तो इस ये जो पॉजिटिव वैल्यू निकलता है इसी को हम लोग के एक्स बोलते हैं ना, दिस इज के एक्स, ठीक है। तो अब ओमेगा आप निकाल सकते हो, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के एक्स बाई मास, ठीक है। तो यहाँ से रूट अंडर के एक्स का वैल्यू यहाँ पे टू निकल चुका है और मास वन तो है, पाई आता है सर। तो रूट अंडर टू पाई आ गया, रूट अंडर टू आ गया, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग टाइम निकालेंगे ना तो टाइम इज इक्वल टू होता है टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा। ठीक है। तो टू पाई और डिवाइड बाई ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे रूट टू है, तो ये रूट टू पाई आ जाएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू रूट टू मल्टीप्लाइड बाई पाई, ठीक है। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एसएचएम से एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दे दिया, सॉरी पोटेंशियल दे दिया गया और आपसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिस्टमेटिक मेथड है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना है, ठीक है ना। और फिर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे और वहां से हमें एक्स नॉट मिल जाता है, देखो यहाँ से एक्स नॉट मिला ना, और फिर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू हम एक्स नॉट पे निकालते हैं और फिर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। देखो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हम लोगों ने क्या किया है कि पोटेंशियल दिया हुआ था और उसके हेल्प से हम लोग ओमेगा निकाल रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल दिया हुआ नहीं है, आप खुद से पोटेंशियल आप लिख सकते हो, ठीक है, और इस मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आप लोग को देखो ये बता देते हैं कि अभी जैसे हम लोग इसमें यू जैसे या भी जो है ना, देखो ये हम लोग देख रहे हैं कि भी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है वी इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। इसको पढ़ते हो आप ऐसे पढ़ोगे वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है ना जब v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं देन ओमेगा जब निकाला जा रहा है ना तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं के एक्स बाई मास, है ना, ये लिखा जा रहा है। के एक्स वगैरह तो आपको पता ही है कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, ध्यान रखोगे कि इफ भी जो है ना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, v इज ए फंक्शन ऑफ थीटा,
तो ऐसे केस में जानते हो देन ओमेगा जब आप कैलकुलेट करोगे ना ओमेगा, तो ये आपको के थीटा डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें के देखो यहाँ पे एक्स का फंक्शन था तो यहाँ पे के एक्स लिखे हुए थे ना, यहाँ पे के थीटा लिखना होगा। और के थीटा जानते हो उसी तरीके से निकलेगा। मतलब हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ पे एंगल का फंक्शन अगर कभी हो गया ना तो आपको इस तरीके से कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी एंगल का फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना आ रहा है, तो उसमें जो है ना आपको यहाँ पे आई ये के थीटा बाई आई लिखना होगा। और यहाँ पे आई जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना, डू रिमेंबर दिस पॉइंट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, सपोज पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गिवन, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी खुद से लिख करके भी ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, वी कैन कैलकुलेट ओमेगा बाय राइटिंग पोटेंशियल एनर्जी आवरसेल्व्स। हम लोग खुद से पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे और फिर वहां से हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोग ईएमटी में ऐसा केस डिस्कस किए थे कि Recording in progress. जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी खुद से लिख रहे थे, ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी लिख करके फिर कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है, ओके, तो चलो एक एक केस हम लोग इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी खुद से लिख करके और कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन भी है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोग सिंपल पेंडुलम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख दिए टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, इसको सपोज करो हमने, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रह सकता है, वर्टिकल पोजीशन पे। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मास इसका m है, लेंथ इसका l है, और इसको यहाँ से सस्पेंड किया गया है। सो सपोज वी हैव डिस्प्लेस्ड इट बाय एन एंगल थीटा। Okay, so we have displaced it by an angle theta like this. Okay, so in this position, suppose we take this as a reference level, potential energy zero level इसको ले रहे हैं, this length is L. So can you tell what is the potential energy in this position? Can anyone tell कि potential energy कितना होगा यहाँ पे? कोई जल्दी से बता वन दो तुम। हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और कोई बताना चाहोगे पोटेंशियल एनर्जी? दिस एंगल वी आर कॉलिंग थीटा। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे बॉब का कितना होगा, हम इसको जीरो लेवल ले रहे हैं। ठीक है ना, वी आर टेकिंग दिस एज पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल, एल कॉस थीटा। mgl cos थीटा। तुम लोग इतना तो पता होना चाहिए ना, देखो जीरो लेवल के बिलो होता है तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में लिखते हैं ना। ये ये क्या होगा, ये जीरो के बिलो है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में लिखेंगे ना, तो माइनस mg, और ऐसे लिखते हैं ना माइनस mgh। तो देखो इस लेवल से वर्टिकल हाइट आप देखोगे तो ये l है, ये थीटा है, तो ये वर्टिकल हाइट जो होगा ना वो l cos थीटा हो जाएगा। तो माइनस, इतना इतना तो बेसिक है। तुम लोग देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल के बिलो जो होता है ना वो माइनस में लिखा जाता है, ये तो आप जानते ही हो। हम जीरो लेवल इसको ले रहे हैं तो वर्टिकल हाइट देखेंगे बॉब का, यहाँ से वर्टिकल हाइट कितना है, तो ये स्लैंटिंग हाइट एल दिया हुआ है ना, तो ये वर्टिकल हाइट हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये तो यही होगा ना एल कॉस थीटा, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एच लिखेंगे, एच की जगह ये एल कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसी को हम लोग वी थीटा लिख देंगे ऐसे करके, वी थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी एच, मतलब सॉरी माइनस एम जी एल कॉस थीटा। अब आप देखिए कि इसमें जो है ना हम लोग को इक्विलिब्रियम पोजीशन पता है यहाँ पे कि थीटा, जैसे ये जो अभी स्लैंटिंग है ना वो ऐसे वर्टिकल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा इक्वल टू जीरो है। ठीक है, वो बात पता है हमें। ठीक है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, थीटा इक्वल टू जीरो क्या है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है ना, तो हम लोग देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा इक्वल टू जीरो है, तो इसीलिए हम यहाँ पे के थीटा डायरेक्ट निकाल लेंगे ऐसे करके, डी टू वी बाई डी थीटा स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ही पता चलता है ना। तो ये तो पता ही है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्टिकल पोजीशन है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालोगे। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस में जीरो पुट करोगे ना तो वन आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू एम जी एल आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू एम जी एल।
सो के थीटा इज इक्वल टू mgl। आप लोग बताइए सेकंड डेरिवेटिव इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू गेट दिस? हाँ सर, यही ठीक आएगा। है। अब आप देखिए कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ये ऐसे करके ऑसिलेट करेगा ना, जैसे मान लो ये ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है। इट इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आया। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना यहाँ से पास करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट के अराउंड रोटेट, इधर गया इधर गया, तो इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि इस एक्सिस के बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पेंडुलम का? ये जो पेंडुलम का ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना। तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कैन एनीवन टेल? मैली सर ml²/3। ml²/3। और कोई बताओगे? ml²/3 कैसे हो गया? देखो एक बात समझ लो थोड़ा सा, मतलब तुम, हम समझ रहे कुछ बता रहे हो, तुम कहीं से रिलेट करके बता रहे हो। देखो अगर ये रॉड होता ना, ये रॉड होता, इसमें रॉड का मास m होता है, यहाँ पे मास m किसका है? रॉड, ये वायर का तो मास m नहीं है ना, ये वायर को मासलेस माना जाता है सिंपल पेंडुलम में, ये जानते हो ना। दिस वायर इज ट्रीटेड एज मासलेस ऑब्जेक्ट, ओके, सिंपल पेंडुलम में। तो इसका कोई मास नहीं है, ठीक है ना, इट डजंट हैव एनी मास, ओके। मास बॉब का है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग जानते हो ना, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो अगर एक्सिस यहाँ से जाएगा ना, तो एक्सिस से इस मास का जो डिस्टेंस है ना वो l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली m मल्टीप्लाइड बाई l² होगा। ml²/3 जानते हो कब होता है? जब ये एक वायर होता है और इस पूरे वायर का मास m हो जाता है, ठीक है, थिन रॉड जैसे जिसे बोलते हैं, थिन रॉड का मास m है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² होता है, ठीक है ना। सॉरी ml²/3 होता है। यहाँ पे मास सिर्फ बॉब का है ना, ये एक पार्टिकल के जैसा हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली ऐसे लिखेंगे, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो अब आप ओमेगा जैसे हम बताए ना, इसको ऐसे लिखोगे, देखो के थीटा और डिवाइडेड बाय आई। तो के थीटा देखिए यहाँ से निकल चुका है mgl, और डिवाइड बाय आई को आप ऐसे लिख दोगे ml², ठीक है ना। ये ओमेगा हो गया। तो एम कैंसिल हो जाएगा, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर g/l, ठीक है। तो ओमेगा ये निकल निकल गया। तो आप ध्यान रखेंगे सिंपल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यही होता है, ठीक है ना। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब अगर हमें इसको देखिए टाइम पीरियड लिखना है ना, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2π तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना, तो देखो √g/l है, तो ऊपर जाएगा, तो मतलब डिवाइड कर रहे हो ना, तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो l/g हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2π√l/g आ जाएगा। दैट्स द आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का देखो, ये तो आप सभी जानते हो कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है ना, वो इतना होता है 2π√l/g, ठीक है ना। लेकिन आप देखो लास्ट क्लास में हम बताया था ना कि ये जो मेथड है ना, ये मेथड वर्क तभी करता है व्हेन देयर इज स्मॉल ऑसिलेशन। लार्ज ऑसिलेशन के लिए मेथड वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लार्ज ऑसिलेशन में एसएचएम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में भी ध्यान रखेंगे कि फॉर स्मॉल एंगल जो डायनामिक्स होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और लार्ज एंगल के लिए जो डायनामिक्स होता है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, ओके। वो फिर उसे एन हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ये दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसे बोला जाएगा टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। ये लार्ज ऑसिलेशन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट, ओके। अब देखिए हम लोग सिंपल पेंडुलम में जैसे पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम, मान लीजिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जैसे ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में कि कोई ऑसिलेटर है, ठीक है, वो ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन ए और -a, ऐसे करके हम लोग डिस्कस किए थे ना। और हम लोग उसमें कैलकुलेट किए थे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x+dx। ध्यान में आ रहा है सभी को? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x+dx, ये हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ये देखो हम इसका इलस्ट्रेशन बताए थे तुम लोग को, ये जो है ना v के
हम अभी बता रहे थे ना कि पोटेंशियल अगर फंक्शन ऑफ थीटा में दिया हुआ है तो ओमेगा फिर ऐसे निकाला जाएगा। तो देखो इसमें दिया हुआ नहीं था, इसमें हम लोगों ने लिखा, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसमें हम लोगों ने खुद से पोटेंशियल एनर्जी बस इतना लिख दिए, और पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके देखो इस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल लिए। ठीक है, अब इसमें सिंपल पेंडुलम का डिस्कशन तो आप जानते हो कि बहुत बेसिक डिस्कशन है, इसमें इसमें कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा करो कि अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम का भी हम डिस्कस और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बस ये टाइम पीरियड का हम डेरिवेशन करा दिए। अब आगे चल करके एक बार जो है ना हम लोग सिंपल पेंडुलम पे फोकस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल पेंडुलम से क्या क्या पूछा जा सकता है सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें ये बताया गया था आप लोगों को कि एसएचएम से रिलेटेड तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होता है जिसमें बताया था कि हम वी ऑफ एक्स गिवन होता है और इससे ओमेगा पूछा जाता है निकालने के लिए, ठीक है ना, व्हाट इज ओमेगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखो, एक तो ये बताया था कि ये होता है, इसको सेकंड टाइप हम बोले थे, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइप हम बताए थे कि एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें सिस्टम दिया हुआ रहेगा, है ना, सिस्टम गिवन होगा, सिस्टम गिवन, और इसमें बोला जाएगा आपको ओमेगा निकालने के लिए। तो ये समझ लो उसी तरह क्वेश्चन था कि जैसे सिंपल पेंडुलम एक सिस्टम बताया हुआ है और ओमेगा निकालना है, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है ना। और एक थर्ड टाइप का बताए थे, याद है आप लोग को, थर्ड टाइप क्या बोले थे, व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसमें हम बोले थे कि जैसे आपसे पोजीशन निकालने के लिए बोला जाएगा, वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाएगा, टाइम निकालने के लिए, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना देखो पहले इस तरह वाले क्वेश्चन को एक दो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वी विल डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो यूज होगा, और एक वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। बस इन दोनों फॉर्मूले से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल राइट, तो चलो एक पहले जो है ना एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा दे रहे हैं तुम लोग को, ठीक है ना, यही सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, विथ एम्पलीट्यूड ए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन इज एट व्हाट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है समझ जाओगे, फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन is its kinetic energy 1/4 of total energy। क्या आंसर होगा देखो जरा, बहुत क्विक आंसर, बस एक ही टर्म में आएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। जल्दी से करो, बहुत छोटा, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा भी नहीं एग्जाम में, मतलब फिर भी हम बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन करा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। कभी कभी हो सकता है एक नंबर में पूछ दिया गया, ठीक है ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का चांस कम होता है, ठीक है, लेकिन एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन ये, ठीक है, क्योंकि जैम में आप जानते हो एक नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में। A simple harmonic oscillator is oscillating about x equal to 0 with amplitude a. At what distance from mean position is its kinetic energy 1/4 of total energy, ठीक है। एक मिनट में आंसर आ जाना चाहिए और सभी का आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट्स बताया गया था, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्या हुआ, तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या, इंतजार कर रहे हो कि तुम लोग को कोई बता देगा आंसर तो फिर लिख लोगे। सर √3/2 इंटू ए। √3/2 है ना, ठीक है, यही आंसर आएगा। देखो जो बोला गया ना उतना लिख दोगे तो फिर आंसर आ जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसको यूज करना होता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, जो लिखा हुआ है ना देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, जो भी है टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लास्ट क्लास में हम बताया था ऐसे करके था, हाफ एम और फिर वी स्क्वायर होता है ना, तो वी को ऐसे लिख दिया था ओमेगा स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी का जो फॉर्मूला है ना वो पुट किया गया था यहाँ पे,
और 1/4 हो गया। और एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे निकाले थे हम लोग, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, दिस इज दी एनर्जी, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4। तो यहां से बच जाएगा, देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और ए स्क्वायर। तो इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सो ब्रिंग इट टू एक्स को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, √3/2a, दैट्स द आंसर, ठीक है। यही इसका आंसर है, x इज इक्वल टू √3/2a, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी देखो, मतलब आप जो फॉर्मूला बताया गया ना लास्ट क्लास में, उस पे हम कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन इन प्रीवियस क्वेश्चन, देखो प्रीवियस, ये जो क्वेश्चन हमने दिया यहाँ पे, इसमें बोला गया है ना कि एम्पलीट्यूड कितना है, a/2 है, सॉरी a है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, इन प्रीवियस क्वेश्चन, इफ पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, देन ठीक है, एक मिनट, देन एक मिनट, x इक्वल टू 0 पे है, t इक्वल टू 0 एंड मूविंग टूवर्ड्स प्लस एक्स, ठीक है। किधर जा रहा है ये, प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये कि देन आफ्टर व्हाट टाइम विल इट बी, ठीक है, विल इट बी एट x इक्वल टू माइनस a/√2, ठीक है। आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम कर दो, आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं मिनिमम टाइम, विल इट बी एट x इक्वल टू माइनस a/√2। तो इसमें लिखा है, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 एंड मूविंग टूवर्ड्स x इक्वल टूवर्ड्स प्लस x, देन आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम, ठीक है ना, विल इट बी एट x इक्वल टू माइनस a/√2, ये क्वेश्चन है। इसमें t जो है ना, हम मान लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है ना। तो आंसर जो आपको बताना है ना, वो कैपिटल टी के टर्म में ही बताना है, ठीक है। हिंट देखो दे रहे हैं आप लोग को, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। उसी से सॉल्व होगा, क्योंकि पोजीशन का क्वेश्चन है ना। देखो, जब भी पोजीशन और टाइम का क्वेश्चन होगा ना, तो बस आपको ये यूज कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। ये देखो, सॉल्यूशन का हम पहला स्टेप बता देते हैं, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, a sin ओमेगा t और प्लस फाइव, ठीक है ना। इसका यूज करेंगे ना, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। इसमें एम्पलीट्यूड भी ए दिया हुआ है, ठीक है ना, ए इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस से रिलेट किया गया है, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा था ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग अबाउट x इक्वल टू 0 विद एम्पलीट्यूड ए। तो मतलब यहाँ पे भी वही मानना है कि x इक्वल टू 0 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है और एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, जब तुम लोग आंसर बताना चाहते हो अगर, तो बता सकते हो, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 है, ये पार्टिकल इसके इस पॉइंट के बाद ऑसिलेट कर रहा है, इधर जाएगा प्लस ए तक और इधर जाएगा माइनस ए तक, ठीक है। तो इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो हमें बताना है कि पार्टिकल अगर 0 टाइम पे यहाँ पे था, x इक्वल टू 0, तो कितने टाइम पे, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट बी एट x इक्वल टू, कहाँ पे होगा, -a/√2, ये क्वेश्चन है। तुम लोग ऐसे ट्राई कर सकते हो, देखो ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है ना। कुछ आंसर बताने की कोशिश करो अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। जल्दी से ऑप्शन हम लिख देंगे यहाँ पे, जो तुम लोग बताओगे उसे। एनीवन सर आंसर, कौन सी स्लाइड है? ये ये स्लाइड है, एक स्लाइड है, ये हुआ,
एक ये हुआ और एक ये हुआ। हाँ, तीन ही से एक। स्लाइड नंबर 1 ये था, स्लाइड नंबर 2 और ये स्लाइड नंबर 3 हो गया, स्लाइड नंबर 4 है। ठीक है। हाँ तो बताओगे तुम लोग कुछ आंसर? एक बार कोशिश करो, कोशिश करने में क्या जाता है, ठीक है, कुछ तो हिंट तो सर दे ही 2 मिनट। दिए कि इसी से बनेगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से बनेगा, ठीक है। चलो देखो हम भी सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें दिया हुआ है ना टी जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो ऐसे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टी देखो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इधर से ए साइन और टी जीरो पुट करोगे तो फाइव आ जाएगा। तो यहाँ से साइन फाइव, यहाँ टी जीरो पुट करोगे तो साइन फाइव बचेगा ना, और यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। तो साइन फाइव इक्वल टू जीरो हो गया, तो फाइव इज इक्वल टू यहाँ से जो है ना जीरो आ जाएगा। मतलब फाइव का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ठीक है ना ऐसे। मतलब लेकिन हम लोग जीरो ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो हम बता देते हैं, पाई भी लिया जा सकता था इसमें, मतलब लेकिन पाई हम लोग नहीं ले सकते हैं, किसी दूसरे केस में पाई भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है, वो बता देंगे अभी कैसे होगा, ठीक है ना। देखो, तो हम फाइव इक्वल टू अगर जीरो ले लेते हैं तो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, ये आ रहा है। अब क्या बोलते हैं, देखिए अगर हम क्या बोलते हैं इससे वेलोसिटी निकालेंगे ना, देखो वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी कितना निकलेगा, देखो ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी निकलेगा। और टी जब जीरो पुट करोगे ना तो वेलोसिटी आ जाएगा ए ओमेगा। सो इफ यू पुट टी इक्वल टू जीरो, देन यू आर गेटिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ पे ए ओमेगा आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव तो आ ही रहा है, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जो है ना, देखो यहाँ से टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जो है ना वो आ रहा है ए ओमेगा, ठीक है। इट इज कमिंग आउट टू बी ए ओमेगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है वेलोसिटी का, ठीक है ना। ऑल राइट। लेकिन जानते हो क्या होता है कि देखो अगर हम लोग जो है ना ऐसा करते कि हम लोग जो है ना अगर इसमें जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है ना, कभी कभी चेंज कर दिया जाता है क्वेश्चन, उसमें अगर ऐसा लिखा होता, इफ पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल टू जीरो एट इक्वल टू जीरो एंड मूविंग टुवर्ड्स माइनस एक्स, मतलब पार्टिकल यहाँ पे तो है लेकिन जा रहा है इधर, अगर ऐसे लिखा होता। तो जानते हो हम लोग यहाँ पे जैसे साइन फाइव इक्वल टू जीरो होता है ना, तो आप जानते हो फाइव के कई वैल्यूज अलाउड होते हैं, ठीक है। फाइव इक्वल टू आप जीरो भी ले सकते हो, पाई भी ले सकते हो, टू पाई भी ले सकते हो। तो जानते हो उस केस में हम लोग पाई लेते वैल्यू, क्यों लेते पाई, वो देखो समझो, यहाँ पे पाई पुट करोगे ना तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई जो है ना माइनस साइन ओमेगा टी हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, तो हम वेलोसिटी टी इक्वल जीरो पे निकालते हैं तो माइनस ए ओमेगा आता है। माइनस ए ओमेगा आने का मतलब पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स माइनस एक्स, ओके। तो अगर इस क्वेश्चन में बोला होता ना कि पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स माइनस एक्स, तो हम लोग यहाँ पे फाइव इक्वल टू फिर जीरो नहीं ले सकते थे, क्योंकि जीरो लेने से देखो वेलोसिटी जो आया ना ए ओमेगा वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर हम पाई लेते हैं, यहाँ पे पाई वैल्यू ले लेंगे, आप लोग समझ रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट तो सभी को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो अगर होता है, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू कितना लिखते हो, एन पाई लिखते हो ना ऐसे करके, एन पाई। तो एन का वैल्यू आप जानते हो यहाँ जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, ठीक है ना, ये सभी एन के वैल्यूज अलाउड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एन का वैल्यू जीरो समझ लो ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जीरो लेने से हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। अगर जीरो से सेटिस्फाई नहीं होता तो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ये बन गया, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फाइव इक्वल टू जीरो हमारा मतलब जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो फाइव इक्वल टू जीरो इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ठीक है, दी कंडीशन, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब हम लोग देखो क्या करेंगे इसमें सर टी कि बाई एट, तो कैपिटल टी बाई एट। नहीं नहीं, कैपिटल टी बाई एट नहीं आएगा। फाइव पाई बाई ओमेगा। तो टी के टर्म में आंसर बताना है, ठीक है ना, टी के टर्म में, जो भी ओमेगा के टर्म में मत बताओगे, आंसर टी के टर्म में बताओगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स इक्वल टू हमको पता चल चुका है कि फाइव जीरो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखो सिर्फ एक बात ध्यान रखोगे कि सिर्फ पोजीशन से फाइव डिसाइड नहीं होता है, फाइव जो है ना पोजीशन और वेलोसिटी दोनों से डिसाइड होता है। तो हमने चेक किया यहाँ पे कि वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता ना तो हम पाई का दूसरा वैल्यू लेते, फिर सॉरी फाइव का दूसरा वैल्यू लेते। तो एक्स इक्वल टू आप देखिए जीरो यहाँ पे आ गया है ना, तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए साइन और यहाँ पे ओमेगा टी होगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख दिया गया, ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना लेना है हमें, माइनस ए बाई रूट टू, तो हम माइनस ए बाई रूट टू लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
और इज इक्वल टू ए साइन यहाँ पे ओमेगा टी हो गया, ठीक है ना। तो इससे देखिए आप लोग के ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो -1/√2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो इसको जानते हो आप लोग, ऐसे लिख सकते हो, देखो साइन पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि देखो साइन पाई प्लस थीटा जो है ना माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और क्या बोलते हैं -sin π/4 वो आ थर्ड जाएगा, पाई बाई क्वाड्रेंट फोर में। से 1/√2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू गेट एक्चुअली, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से ये 5π/4 आ रहा है, 5π/4 इज इक्वल टू ये ओमेगा टी हो जाएगा, दोनों साइड से हम इक्वेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर कि ठीक है, तो इसे जो है ना हम लोग ऐसे कह सकते हैं 5π/4 इज इक्वल टू ओमेगा की जगह लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ओमेगा की जगह 2π/t, ठीक है ना। और यहाँ पे स्मॉल टी, ये ओमेगा 2π टाइम पीरियड हो गया, तो पाई ओ पाई कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो टी जो निकलेगा ना वो आ जाएगा 5π, देखो नहीं 5π तो कैंसिल हो गया था ना, तो ये 5t हो 5/8 जाएगा, होगा ना। 8 हो गया, ठीक है नहीं। ना। तो ये इसका आंसर हाँ। हो गया, ठीक है। सर तो टी इज फेजर इक्वल टू, डायग्राम देखिए कैपिटल T/8 आ रहा है। क्या करो, डायग्राम से किया तो कैपिटल T/8 है, ऐसा कैसे हो जाएगा। फेजर डायग्राम का यूज करके, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम गलत यूज करोगे तो गलत ही तो आएगा ना आंसर। सॉरी हाँ, सर। फेजर डायग्राम क्या मेथड चेंज करने से आंसर तो चेंज नहीं होता है ना, तो मेथड तुम गलत लगा रहे होगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उससे गलत आ रहा होगा आंसर। तो देखो ये इसका आंसर होगा 5/8t, दैट इज द आंसर। अब देखो इसको समझ सकते हैं हम लोग, इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग इसको ऐसे थिंक करें, देखो यहाँ पे ये जो है ना इसको समझा ऐसे जा सकता है कि देखिए यहाँ पे ये पार्टिकल था, ठीक है ना, यहाँ पे था पार्टिकल, ठीक है। तो अगर हम जानते हो, देखो ऐसे सोचते हैं अगर इसमें कि t = 0 पे यहाँ पे था, ठीक है। तो अगर हम मान लो यहाँ पे x = 0 पोजीशन था, अगर हम x = a/√2 का टाइम निकालते हैं, अगर मान लो +a/√2 का, ठीक है, तो इसका टाइम कितना निकलेगा, तो इसका निकलेगा t/8। देखो यहाँ पे ये जो है ना, देखो ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया, x = a sin ओमेगा टी, ऐसा हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह a/√2 लिखोगे, a/√2, तो ये हो गया a sin ओमेगा टी, ठीक है। तो a और a कैंसिल हो गया, 1/√2 को हम ऐसे लिख देंगे sin π/4, और ये हो गया sin ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा π/4 इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। तो π/4 इज इक्वल टू ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t, और इंटू स्मॉल टी, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T/8। तो देख रहे हो तुम, कैपिटल T/8 किसका टाइम निकल रहा है, 0 से लेकर a/√2 तक जाने का। इतना यहाँ a/√2 का अगर टाइम पूछा जाता ना, तो आंसर होता क्या बोलते हैं T/8, ठीक है। तो देखो अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोग को ये कैसे आ जा रहा है इतना। तो देखो अब ऐसे समझो तुम लोग कि 0 पे पार्टिकल, यहाँ पे t = 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, x = 0 पे, अब पार्टिकल जा रहा है इधर, तो ये यहाँ पहुंचेगा, जानते हो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम इसको कितना लगेगा, यहाँ पहुंचेगा t = t/4 पे। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने में, ये x = a है मान लो, x = a तक जाने में इसको लगेगा t/4, और फिर वापस जो है ना मतलब ऐसे कह सकते हो यहाँ से यहाँ गया ऐसे t/4, और फिर यहाँ से यहाँ यहाँ वापस आएगा ना, तो इस जर्नी में भी इसको लगेगा टाइम t/4, और फिर जो है ना फिर यहाँ से ये हमारा -√2 यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा -a/√2 वाला पोजीशन ये है, ठीक है। तो इसको जानते हो यहाँ से यहाँ जाने में जो मीन से, देखो मीन से इधर a/√2 जाने में और मीन से इधर a/√2 जाने में टाइम इक्वल लगता है, ठीक है ना। तो ये वाला ड्यूरेशन का जो टाइम है ना, देखो यहाँ पे इस ड्यूरेशन का टाइम होगा t/8, ठीक है। तो अब तीनों टाइम को ऐड करो, देखो यहां से यहां तक जाने का टाइम t/4 लगा है, ये t/4, इधर से भी वापस आने में t/4, मीन से एक्सट्रीम हमेशा t/4 लगता है, ठीक है ना। और ध्यान रखोगे कि मीन पोजीशन से इधर अगर लग रहा है ना, जैसे a/√2 तक लग रहा है t/8, तो मीन पोजीशन से इधर भी जाने में लगेगा t/8, ओके। लेकिन ये बोला गया है क्वेश्चन में ऐसा ना कि ये जा इधर रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पहले एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर एक्सट्रीम से लौटेगा, फिर जाएगा -a/√2 पे। तो इसीलिए टोटल टाइम जो लगेगा ना, देखो यहाँ पे टोटल टाइम, अगर आप, सॉरी,
टोटल टाइम अगर आप ऐसे निकालोगे सबको ऐड करके तो देखो कितना निकलेगा, T/4 प्लस T/4, सॉरी कितना था, हाँ T/4 प्लस T/4 ये है, और प्लस, ठीक है ना, ये हो गया T/8। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों ऐड होकर के T/2 हो गया और प्लस T/8, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4T और प्लस टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8T। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज सर व्हाट वी मैं आर। पॉजिटिव a/√2 के लिए निकाल दिया हूँ, आप निगेटिव बोले हैं ना। एग्जाम में भी ऐसा मत कर दोगे, ठीक है। हाँ, इसलिए मेरा गलत आ रहा था। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन देख के सॉल्व करोगे ना, जो पूछा जाएगा वही तो करोगे कि अपने मन से कुछ भी कर दोगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ऐसा ये तो नहीं था कि देखो क्लियर लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन में तो क्लियर लिखा हुआ है ना, x = -a/√2। फाइव, पॉजिटिव लेने पे वही आएगा T/8। क्योंकि उसमें वो थर्ड क्वाड्रेंट पर नहीं जाएगा ना, तो 5+ नहीं होता है। पॉजिटिव का तो हम भी निकाल के दिखा ही रहे हैं, T/8 आ ही रहा है, ठीक है। तो गलती तो हुआ ना तुमसे, देखो गलती ये चीज ध्यान रखो, एग्जाम में थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, इसलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x = -a/√2, ठीक है, -a/√2 पे लिखा निकालना है, ठीक है। ऑल राइट, सर अभी सो के उठा हूँ तो थोड़ा सा। चलो ठीक है। एग्जाम के दिन जानते हो जब जाओगे ना एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम में अच्छी तरह से सो के जाओगे, ठीक है। पता चला बहुत सारे स्टूडेंट जानते हो क्या करते हैं कि सुबह एग्जाम है 9 बजे से, पता चला तो वो रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। रात भर जो जानते हो बैठ के पढ़ते हैं ना, अगर एग्जाम से एक दिन पहले, बहुत जबरदस्त लॉस होता है उन लोगों को एग्जाम के दिन। एग्जाम से 2 दिन पहले से एकदम जो है ना पूरा अच्छी तरह से सोना स्टार्ट कर देना चाहिए, जानते हो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है अगर आप रात में जाग करके जा रहे हो और एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे जानते हो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है और फिर स्पीड भी कम हो जाता है, तो इसीलिए पढ़ाई कम करो, ठीक है, और सो ज्यादा एग्जाम से पहले, ठीक है, ये रूटीन होना चाहिए। ज्यादा देर देर तक जाग करके सोने से एफिशिएंसी बहुत ही खराब हो जाती है। एक स्टूडेंट का हम इंटरव्यू देख रहे थे, उसका नीट में जो है ना फुल मार्क्स आया था पिछले साल, बहुत स्टूडेंट का फुल मार्क्स आया था नीट में, ठीक है। तो उसका फुल मार्क्स आया था, तो उसका इंटरव्यू आ रहा था, तो हम ऐसे ही देख रहे थे, तो उसमें उसने कहा था कि एग्जाम से 2 दिन पहले उसने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा था वो 2 दिन पहले। तो मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि रिवीजन कर लो, ये कर लो, तो उसने मतलब ये कहा कि अब ये 2 साल से पढ़ रहे हैं, अगर क्या बोलते हैं 2 दिन पहले छोड़ देंगे पढ़ना और सब भूल जाएंगे, तो फिर ऐसी पढ़ाई भी बेकार है। तो मतलब उसने सही भी कहा कि अगर हम 2 साल से पढ़ रहे हैं तो 2 दिन छोड़ने से तो हम ऐसा तो नहीं कि सब भूल जाएंगे, और फिर वैसा भूल, जो लोग इतना जल्दी भूल जाते हैं फिर वो डॉक्टर भी कैसे बन सकते हैं। तो डॉक्टर्स को तो बहुत कुछ याद भी रखना पड़ता है मेडिसिन वगैरह के बारे में। तो मतलब उसने 2 दिन पहले पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दिया था, ठीक है। उसने मतलब खेल कूद में लगा रहा और फिर नीट का एग्जाम दिया, उसके फुल मार्क्स आए थे 720 आउट ऑफ 720। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि इफ, देखो, ओमेगा एंड ए टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी and omega and a be angular frequency and amplitude, and at t = 0 particle starts from rest, ठीक है, at x = 0, then find, तो हमें पता करना है फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, ओमेगा और ए भी जो जो है ना, ए ओमेगा एंड ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, t = 0 पे पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट x = 0, मतलब t = 0 पे पार्ट नहीं 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 सॉरी गलती हो गया, हम लिखना कुछ और चाह रहे थे, x = a/2 से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट x = a/2। अच्छा नहीं नहीं एक मिनट थोड़ा सा
क्वेश्चन जो है ना हमने गलत बना दिया। नहीं नहीं, वो सही सही देखो ये जो है ना, चलो अब थोड़ा ज्यादा मॉडिफाई नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, तो इसीलिए हम एक्स इक्वल टू ए लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब सही हो गया, ठीक है ना। वो a/2 नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। तो क्या है देखो, इफ ओमेगा एंड ए बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड एंड एट t इक्वल टू 0, लिखा गया है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू a, देन फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें बताना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम जानते हो क्वेश्चन में थोड़ा अलग बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन बना नहीं वैसा, ठीक है ना। तो इसका मेन देखो, पोजीशन पे मूव कर रहा है वहां से। क्या कह रहे हो। आ, एक एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर मूव कर रहा है, या किधर मूव कर रहा है? टुवार्ड्स नहीं दिए है ना तो। नहीं नहीं, उसके देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो तुम खुद समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना, देखो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, इफ ओमेगा एंड ए बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड एंड एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a एक्सट्रीम पोजीशन हुआ ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन के आगे तो पार्टिकल जाता ही नहीं है ना, पार्टिकल x इक्वल टू a के आगे और कहाँ जाएगा। वापस x इक्वल टू a तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गया ना, तो एक्सट्रीम से फिर कहाँ जाएगा पार्टिकल। पार्टिकल एक्सट्रीम से तो मीन की तरफ ही आएगा ना, कि और आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो फिर एक्सट्रीम कैसे हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना, देखो ऐसा हो जाएगा कि ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे ना, x इक्वल टू, मान लो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं a साइन ओमेगा t और प्लस फाइव, ऐसे लिख देते हैं। तो देखो t इक्वल टू 0 पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू a है, ठीक है ना। तो x की जगह a लिख देंगे, और यहाँ से आ जाएगा साइन, देखो a साइन, और यहाँ पे t 0 पुट करोगे ना, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से साइन फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1। तो फाइव इक्वल टू पाई अब बाई एक टू। वैल्यू π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको फाइव इक्वल टू π/2 यहाँ पुट करोगे ना, तो देखो यहाँ से ऐसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कॉस ओमेगा टी होता है। टी 0 पुट करने पे x इक्वल टू ए, पहला कंडीशन तो आ ही रहा है, ठीक है ना। और बोला जा रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे कि इससे वेलोसिटी निकालोगे ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा a ओमेगा, और कॉस सॉरी कॉस का डेरिवेटिव करोगे ना, तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये इसका वेलोसिटी है, तो टी 0 पुट करने पे वेलोसिटी तो 0 आ ही जा रहा है ना, तो इसलिए करेक्ट कंडीशन है कि इसमें लिखा हुआ था जब टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो टी 0 पे आप देख रहे हो कि वेलोसिटी 0 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंडीशन, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऐसे लिख सकते हो, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इससे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि मतलब यही फॉर्मूला हो गया फॉर x इज इक्वल टू, देखो x का फॉर्मूला जो निकल गया ना, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है ना, इट इज सेटिस्फाइंग। मतलब x लिखने के बाद वेलोसिटी 0 आ रहा है ना, अगर वेलोसिटी 0 नहीं आ रहा होता तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते थे। तो इसको डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी 0 आ रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट फॉर्मूला यही हो जाएगा, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा उसमें नंबर्स की बात होती है ना, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन तुम लोग को एससीबी से करा देते हैं, ठीक है ना। देखो एससी वर्मा की बुक में जो है ना, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग भी उससे अटेम्प्ट कर लोगे। जस्ट एक क्वेश्चन देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, इधर हम शेयर कर रहे हैं आप लोग को। एससी वर्मा का आप लोग पीडीएफ अगर रखते हो तो ठीक है, लेकिन हार्ड कॉपी जरूर रखोगे, मतलब पीडीएफ है तो ठीक है, लेकिन बिना हार्ड कॉपी के काम नहीं चल सकता है, जरूर हार्ड कॉपी रखोगे। मैं हम अभी यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं तुम लोग इंस्पायर हो जाओगे कि सर के पास पीडीएफ है तो हम भी पीडीएफ रख सकते हैं। सर, एच सी वर्मा के एक क्वेश्चन मेरे को भी पूछना था। चलो डिस्कस अभी तो कर ही रहे हैं, सब बता देंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 27। अभी तो ये हो सकता है ना कि हम लोग वहां तक पहुंचे भी नहीं हो ना अभी। एक मिनट अभी देखते हैं। लेकिन पहले का तो पढ़ा है कौन सा? नहीं तो अभी कुछ स्टूडेंट अभी तो नए पढ़ रहे हैं ना, उन लोग को तो अचानक से बीच में नहीं पहुंचाएंगे ना। तो
एक मिनट, भी बुक तो मिले हमको पहले। हाँ देखो ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना इस तरह से दिया हुआ है इधर। ये सभी क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये उसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है ना, हम इसमें से कोई क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना, देखो इसमें ये सब जो है ना आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम इसमें से रैंडमली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, 6 नंबर एक डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन और जिसमें इसमें देखो एक्स दिया हुआ है ना, एक्स दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे ना जिसमें एक्स क्या बोलते हैं पता करना होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो भी डिस्कस कर लेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। ये मतलब इक्वेशन है मोशन से रिलेटेड। ठीक है ना, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो वेयर x इज इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड, व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट। पार्टिकल पहली बार कब रुकेगा ये बताना है, कितने टाइम पे, मतलब ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, x इक्वल टू 5 sin 20t प्लस पाई/3 ऐसे लिखा हुआ है। तो बताना है पार्टिकल पहली बार कब रुकेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है एस सी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसमें x इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, कोई बताओगे हमें? आई थिंक I sin 20 5 टाइम sin और sin 20t। 20t प्लस पाई/3 है ना। हाँ, ठीक है, ये दिया हुआ एक्स इन था। सेंटीमीटर। क्या कह रहे हो? एक्स इन सेंटीमीटर। हाँ उस तो ठीक है, वो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है ना, तो ये x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, 5 sin 20t प्लस पाई। अब इसमें बोला जा रहा है ना व्हेन विल पार्टिकल फर्स्ट सर कम टू पाई रेस्ट। बाय रूट थ्री है, पाई बाय रूट थ्री। नहीं नहीं, पाई/3 था, √3 नहीं है। π/3 है सर, √3 पाई नहीं बाय रूट था। थ्री कहाँ से आ गया? जनरली जानते हो एंगल वगैरह जो है ना, पाई/3 पाई/2 पाई/6 यही दिया रहता है, पाई/√3 नहीं रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो है ना x इक्वल टू 5 sin 20t प्लस पाई दिया हुआ है। ठीक है ना, पाई/3 दिया हुआ है। तो इसमें जानते हो क्या है कि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन पार्टिकल विल फर्स्ट कम टू रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम लोग एक्सट्रीम। वेलोसिटी पहले निकालेंगे, है ना। तो dx/dt करेंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये आ जाएगा 100, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 हो गया, और इधर से हो जाएगा कॉस और 20t और प्लस पाई/3, ऐसे कर दोगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 करोगे ये तो 0 नहीं हो सकता है ना, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो कॉस यहाँ से हो जाएगा 20t प्लस पाई/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 20t प्लस पाई/3 इज इक्वल टू एंगल जो निकलेगा ना, वो आप देखो कितना निकलेगा। यहाँ से एंगल जो देखो, कॉस फंक्शन अगर 0 होता है ना, जैसे आप सभी जानते हो ना कि कॉस थीटा अगर 0 होता है तो 0, तो थीटा जो होता है ना वो 2n+1 पाई/2 आता है। ठीक है, तो 2n+1 पाई/2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखना होगा 2n, n मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया +1 और पाई/2, ये हो गया। ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी विल राइट। ओके, तो अब आप देखिए कि इसमें n का वैल्यू मान लो हम हमको t मिनिमम निकालना है ना, तो n इक्वल टू 0 लेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड टाइम कब रुकेगा, व्हेन विल द पार्टिकल कम टू रेस्ट सेकंड टाइम, मान लीजिए ऐसे पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, कि सेकंड टाइम, तो हम n इक्वल टू यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 लेंगे, सेकंड टाइम के लिए मान लो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 ले लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो फॉर, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दोगे फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम टी निकालने के लिए हम लोग n इक्वल टू 0 ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए ऐसा हो जाएगा 20t और प्लस पाई/3 हो गया, और इज इक्वल टू n0 लिखोगे ना तो यहाँ पाई/2 हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाओगे, पाई/2 माइनस पाई/3 पाई/6 आ जाएगा। तो t का वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आ रहा है पाई/120, कितना आ जा रहा है, पाई/120 हो जाएगा, है ना, इतना
सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पाई बाई 120 सेकेंड, ठीक है, यही तो आएगा ना। देखो इधर ले आओगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा, माइनस होकर के 20 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स दी क्वेश्चन। ये तो आसान था, लेकिन तुम लोग को ये समझ में आया ना, जैसे अगर सेकंड टाइम पूछ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि सेकंड टाइम कब रेस्ट में आएगा या थर्ड टाइम कब रेस्ट में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एन का वैल्यू बढ़ाते जाना पड़ेगा। अभी एन फर्स्ट टाइम रेस्ट के लिए एन मिनिमम लिया गया 0, सेकंड टाइम के लिए एन 1 लेंगे, थर्ड टाइम के लिए एन इक्वल टू 2 लेंगे, तो इस तरह से टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये ले लिया। अब इसमें लिखा है फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलेरेशन। पार्टिकल का जीरो एक्सेलेरेशन कैसे होगा, तो वेलोसिटी देखो निकला है ना, उस क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट करके फिर एक्सेलेरेशन निकालेंगे। और फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर आंसर मैच कराएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलेरेशन बोला गया है और फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्सेलेरेशन की बात करेंगे ना, तो वेलोसिटी ये है, तो अगर एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो एक्सेलेरेशन होता है डीवी बाई डी टी, ठीक है ना। तो एक्सेलेरेशन देखिए, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो माइनस ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2000 हो जाएगा यहाँ पे, 2000, 20 और 100, और ये हो जाएगा साइन, और इधर से 20t और प्लस पाई बाई 3 हो गया। ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि एक्सेलरेशन को जीरो करना है हमें बोला जा रहा है, तो यहाँ से ऐसा होगा साइन और यहाँ पे 20t और प्लस पाई बाई 3 जीरो। तो आप जानते हो साइन थीटा जब जीरो होता है ना, तो थीटा फिर एन पाई होता है, तो 20t और प्लस पाई बाई 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एन पाई, ऐसे लिखना होगा। तो आप देखिए कि जैसे एन अगर जीरो पुट करोगे ना, तो पाई इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो टाइम जो है ना नेगेटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव टाइम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका डायनामिक्स स्टार्ट हुआ है टी इक्वल टू जीरो पे। इसमें बोला गया ना इमोशन स्टार्टेड एट टी इक्वल टू जीरो, तो इसीलिए फिर टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टाइम लाने के लिए आपको यहाँ पे एन इक्वल टू 1 लेना होगा, ठीक है ना। एन इक्वल टू 1 लेंगे हम लोग, क्योंकि जीरो टाइम लेने से जो है ना नेगेटिव टाइम आ जा रहा है, हमको नेगेटिव टाइम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम तो जब एक बार स्टार्ट हो गया तो टाइम तो बढ़ता ही रहेगा ना, ठीक है। तो टाइम वापस तो नहीं जा सकता है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव टाइम लिखना है हमें। तो यहाँ से देखिए ऐसा हो जाएगा टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 30 आ जाएगा आई थिंक, है ना। देखो यहाँ से टी इतना निकलेगा, क्योंकि इसको इधर ले आओगे ना, पाई हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो पाई बाई 30 आ जाएगा। तो इसका एक्सेलेरेशन फर्स्ट टाइम जो है ना इस टाइम पे मैक्सिमम होगा, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम एक्सेलेरेशन विल बी मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। अब इसमें देखो मैक्सिमम स्पीड की बात की गई है, ठीक है ना। तो जैसे स्पीड हम लोगों ने ये निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड तो देखो वी मैक्स जो होता है ना, वी मैक्स आप जानते हो होता है ए ओमेगा। तो यहाँ पे ए ओमेगा जो है ना कितना है, देखिए ए जो है यहाँ पे 5 है और ओमेगा 20 था, तो यहाँ से ए 5 हो गया और ओमेगा जो है ना 20 है, तो मतलब 100 हो जाएगा। तो मैं स्पीड मैक्सिमम 100 हो रहा है, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला हमारा ये निकला हुआ है 100 कॉस, और यहाँ पे 20t और प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना। तो स्पीड को 100 का देना है, मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड 100 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ से 100 हो गया, और फिर ये और ये हो गया 20t प्लस पाई बाई 3, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा देखो कॉस 20t और प्लस पाई बाई 3, दैट इज इक्वल टू 1, ऐसा हो रहा है। तो आप जानते हो देखो ऐसा होता है ना कि जैसे ये कॉस थीटा इक्वल टू 1 अगर हो रहा है, तो थीटा 0 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 0 नहीं लिख सकते हो, 0 लिखोगे ना तो फिर टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, हम टाइम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखना होगा, देखो 20t प्लस पाई बाई 3 जो आ रहा है ना, दैट इज इक्वल टू आपको 2n पाई लिखना होगा, और n जो है ना हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू, ठीक है, तो हमें 2n पाई लिखना होगा, तो n इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लेंगे 1, ठीक है, मिनिमम मिनिमम टाइम 1 लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो n अगर 1 लोगे तो फिर आपको, क्योंकि 0 लोगे ना तो फिर टाइम नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं कि टाइम स्टार्ट हुआ है 0 पे, टाइम स्टार्ट अगर 0 पे हुआ है तो फिर तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो n इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 20t और प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ से 2 पाई आ जाएगा, और फिर यहाँ से देखो आप लोग समझ आ रहे हैं ना सभी को, कॉस थीटा इक्वल टू 1 तभी होता हाँ है जब थीटा आर्ग्यूमेंट 2n पाई होता है, तो 2n पाई लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो t जो निकलेगा यहाँ से देखो इधर जाएगा, तो ये पाई 6 बाई माइनस 1 12 5 है ना, तो ये पाई बाई 12 आ रहा है 12। ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो दीज आर दी आंसर्स, ठीक है। अब देखो हमारा आंसर क्या क्या आया है। तो फर्स्ट टाइम बोला गया है कि वेलोसिटी 0 कब होगा, तो वो हम लोगों ने निकाला, ये आंसर आया देखो यहाँ पे,
पाई डिवाइड बाय 120 सेकेंड, ठीक है। बाद में फिर पाई बाई 30 आया और ये पाई बाई 12 आ रहा है। तो ये देखो ये आंसर हो सकता है दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे। हाँ, हमारा आंसर पाई बाई गलत कैसे 30। हो गया? ये वाला कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है क्या और लास्ट में? देखो एक वाला गलत आ रहा है। एक मिनट को, पाई बाई 120 ये हमारा सही आया, पाई बाय 30 भी सही आया, ये पाई बाय 12 हमारा आ रहा है, ये पाई बाय 30 कैसे दिया हुआ है? एक मिनट, क्वेश्चन में क्या था एक बार देखो, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं पढ़े हम लोग? अच्छा, स्पीड जब मैक्सिमम होता है उस टाइम एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाता है ना? नहीं, एक्सेलरेशन जब जीरो होता है उसी टाइम तो स्पीड मैक्सिमम होता है। तो दोनों का अलग आंसर कैसे आया सही? मतलब हाँ, मिस्टेक तो हुआ है, डेफिनेटली मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे बोला गया ना, फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन और फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड। तो जब स्पीड मैक्सिमम होता है ना उसी टाइम तो एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ डेफिनेटली गलत हुआ है, ठीक है ना। ऑल राइट, गलत टाइम, ये गलत हुआ है। जानते हो कैसे हुआ गलती? देखो देखो, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कि ये माइनस में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब आ जाएगा आंसर। देखो हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ है? देखो ऐसे है ना, पार्टिकल जो है टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे अगर हम देखिए यहाँ पे इसका पोजीशन निकालते हैं तो साइन पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 मतलब हो गया 60 डिग्री। तो ये √3/2 हो जाएगा, तो मतलब कुछ ऐसा ही। तो टी जीरो पे जो है ना, टी जीरो पे पार्टिकल कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है ना। ये पोजीशन है इसका, टी जीरो पे पार्टिकल का पोजीशन ये है, ठीक है। तो पार्टिकल का पोजीशन देखो यहाँ पे है ना, इसका पोजीशन देखो टी जीरो पे निकालोगे ना पोजीशन, तो कितना निकलेगा? तुम लोग देखो यहाँ पे टी जीरो लिखोगे तो साइन पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा 5√3/2 हो जाएगा, 5√3/2। इस पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से। और इसकी वेलोसिटी भी टी जीरो पे निकालोगे ना, देखो टी जीरो पे वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी ऐसे 50 के आसपास आ रहा है, मतलब प्लस में वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी इधर है। तो पार्टिकल यहाँ पे है देखो टी इक्वल टू जीरो पे, इस पोजीशन पे, और जा रहा है इधर। और ये है मान लो इसका एक्सट्रीम, तो ये है मीन पोजीशन। वो हम समझ गए कि देखो गलती, मतलब देखो एक बात आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था ना कि मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है। समझ में आ रहा है सभी को ना? मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है, और जहां पे स्पीड मैक्सिमम होता है ना वहीं पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो हम लोगों ने ये सही निकाला है देखो कि स्पीड मैक्सिमम, ठीक है ना, सॉरी एक्सेलरेशन जो, ये अच्छा ये एक्सेलरेशन जीरो निकाला गया था, एक्सेलरेशन जीरो जो है ना, ठीक है, सही टाइम पे निकल गया, एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि स्पीड में जीरो होता है तो स्पीड भी वहीं पे मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पाई बाय 30 निकला है ना यहाँ से, वही पाई बाय 30 यहाँ से भी निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम बोल देंगे कि जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है ना वहीं पे स्पीड मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आंसर पाई बाय 30 आएगा, लेकिन अगर हम सॉल्व करके निकालेंगे तो देखो कैसे निकलेगा। तुम लोग को लॉजिक समझ में आ रहा है? याद, लास्ट क्लास का थोड़ा याद करो, ठीक है ना। लास्ट क्लास में बताए थे ना कि स्पीड मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होता है और एक्सेलरेशन जीरो होता है मीन पोजीशन पे। मतलब जहां पे मैक्सिमम होगा स्पीड वहीं पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है वहां पे स्पीड जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो हम बताए थे लास्ट क्लास में कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड जीरो होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ठीक है, तो ये तो आंसर यही आएगा, लेकिन सॉल्व करने के पॉइंट से बात करें ना, देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो ये पार्टिकल जो है ना टी जीरो पे यहाँ पे है, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग एनालाइज नहीं किया ना इसीलिए गलत हो गया। तो टी जीरो पे यहाँ पे है, तो पार्टिकल देखो पहले ऐसे राइट में जाएगा, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा ना, ये इसका एक्सट्रीम है, देखो ये दिस इज एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पे जानते हो क्या है कि इसका इस एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और स्पीड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर पार्टिकल ऐसे रिटर्न होगा, रिटर्न होकर के फिर ये मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, ऐसे रिटर्न होते हुए मेन पोजीशन पे पहुंचेगा। तो जब ये मेन पोजीशन पे पहुंचेगा ना तो वहां पे जाकर इसका स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, स्पीड विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्पीड मैक्सिमम होगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका जीरो हो जा रहा है। तो मतलब एक्सेलरेशन जो जीरो निकालने के लिए बोला गया ना वो मेन पोजीशन पे ही निकल रहा है, ठीक है ना। इट इज एट दिस मेन पोजीशन, और इसी पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगा। लेकिन अब सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे करना पड़ेगा, देखो ये ऐसे गया और रिटर्न इधर आ रहा है ना, तो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो जानते हो यहाँ पे क्या करना था, हमें -100 पुट करना था,
ये लेफ्ट साइड में जा रहा था ना, तो हमें यहाँ पे -100 पुट करना होगा, तो ये -1 आएगा। और आप जानते हो कि ये -1 जब आता है ना, तो यहाँ पे आपको फिर ये क्या करना पड़ता है, ये आप सभी जानते हो कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ऐसे 2n+1 पाई, ऐसे लिखा जाता है। थीटा जो है ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाता है, तो इसको 2n+1 पाई करना होगा। तो अब देखिए कि यहाँ से मिनिमम टाइम निकालने के लिए n=0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। n=0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो पाई बच जाएगा, तो इधर से फिर आंसर हमारा सही आ जाएगा। तो यहाँ से ठीक है, फिर हमारा आंसर जो है ना पाई आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये पाई माइनस पाई/3, तो ये 2 पाई/3, तो फिर वही पाई/30 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है ना, मतलब मिस्टेक इसमें यही हुआ है, ठीक है ना, सॉल्व करने से ऐसे आंसर इस तरह से आएगा। मतलब ये कहना पड़ेगा कि देखो पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से हुआ है, पहले एक्सट्रीम पे जाएगा, इसका स्पीड 0 हो जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, तो इसका मेन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगा। लेकिन जब मेन पोजीशन पहुंचेगा ना, तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा होगा, तो लेफ्ट साइड में इसका वेलोसिटी को -100 लिखना होगा। 100 ये मैग्नीट्यूड निकला है, लेकिन ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस लिखना होगा, तो यहाँ -1 होगा। तो आप सभी जानते हो कॉस थीटा अगर -1 हो रहा है, तो आर्ग्यूमेंट जो है ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, आर्ग्यूमेंट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखना होगा एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, उसमें थोड़ा सा हमारा भी ध्यान नहीं गया, इस क्वेश्चन को का सेकंड पार्ट जो है ना, थर्ड पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जब भी एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है, सॉरी एक्सेलेरेशन 0 होता है, तो वहीं पे स्पीड मैक्सिमम होता है। तो ये हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे कि जब एक्सेलेरेशन 0 हो रहा है t=π/30 पे, तो स्पीड भी मैक्सिमम t=π/30 पे ही होगा। ओके, ठीक है, तो दैट्स द आंसर। और सॉल्व करना है अगर, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे -100 लिखना होगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का चांस होता है अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखो हम लोग कर लेते हैं इसी से, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे टॉपिक को करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन एक कर लेते हैं जिसमें हमें एक्स लिखने की जरूरत के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। ये तो उस तरह क्वेश्चन है। देखो फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ डायमीटर, इसमें हाँ ये लिखा हुआ है ना, राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट एक्स एट टाइम टी, है ना, ये लिखा हुआ है। देखो इसी को कर लेते हैं। देखो ये लिखा है ना, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड टाइम पीरियड 6 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड इतना है, और एट t=0 इट इज एट पोजीशन x=5 सेंटीमीटर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है ना। राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट x एट टाइम t, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t=4। तो ये तो सेकंड पार्ट हो गया, पहले तो हमको ये निकालना है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड 10 है, ये सब नोट कर लो जरा तुम लोग, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड 10 नोट कर लो, टाइम पीरियड जो है दिया हुआ है दैट इज 6 सेकेंड, t=0 पे पार्टिकल का पोजीशन 5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ये तीन चीज नोट कर लो, फिर आगे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, और जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एससीबी का, ठीक है ना। देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एससीबी, ठीक है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट यहाँ पे ऐसे करेंगे कि एम्पलीट्यूड इसका 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, और टाइम पीरियड जो है ना 6 सेकेंड दिया हुआ है, 6 सेकेंड, और इसमें x एट t=0 पे ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो x=, हम लोग ऐसे लिख देंगे a साइन, फिर से यहाँ पे ओमेगा टी और +5। तो x का वैल्यू, ठीक है, तो ये तो ठीक है। तो अब हम t=0 यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो x का वैल्यू यहाँ 5 पुट कर देंगे, और एम्पलीट्यूड इसमें 10 दिया हुआ है, 10, और साइन यहाँ पे बन जाएगा 5, क्योंकि t0 पुट करोगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन 5 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, साइन 5 इज इक्वल टू 1/2। तो हम लोग यहाँ से फाई जो है ना, देखो फाई का वैल्यू जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/6 5/6 5/6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो बस हम x=, अब ऐसे लिख देंगे, देखो यहाँ पे a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह π/6 लिख दो। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर था साइन, और ओमेगा को 2π/t लिखते हैं ना, तो 2π/t की जगह 6 लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, और ये t प्लस π/6 हो गया। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 6 सेकंड दिया हुआ था ना, तो 2π/, ठीक है ना, ये ऐसे लिख दिया गया। तो यही इसका पोजीशन आ रहा है, देखो x=10 साइन, और यहाँ से π/3 t और प्लस π/6। तो इसमें एक बार लेकिन कंफर्म करना होगा कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है ना पॉजिटिव आना चाहिए। तो ठीक है, t=0 पे जैसे वेलोसिटी निकालोगे ना, तो वेलोसिटी में एक कॉस बन जाएगा, साइन का डेरिवेटिव से कॉस आ जाएगा, ठीक है।
और अब देखिए t0 पुट करोगे, ये 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा cos पॉजिटिव हो 5/6, जाएगा, पॉजिटिव ही तो रूट आ थ्री रहा है, बाई ठीक टू है ना। हाँ तो ये इंटू करेक्ट 10। आंसर, हाँ तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें एक्सेलेरेशन निकालना है तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, और टाइम का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो वो 4 पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, तुम लोग देख लोगे इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन समटाइम्स पूछा जाता है, ठीक है। ऑलराइट, देखो इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो एक क्वेश्चन देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें टीएफआर के एग्जाम में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो ऐसा था कि ये क्वेश्चन देख लोगे तुम लोग के असाइनमेंट वगैरह में दिया होगा, ठीक है ना। ये टीएफआर में ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, कि इफ एट x1 एंड x2 velocities are v1 and v2, then find एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड एंड लिख देते हैं, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसमें एक पूछा गया था, हम दोनों लिख दे रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ एट x1 एंड x2 वेलोसिटीज आर v1 एंड v2, तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, लेकिन कभी कभी एग्जाम में अगर पहले से नहीं किया हुआ रहता है ना, तो फिर कभी कभी होता नहीं है, इसीलिए हम करा दे रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू जानते हैं ओमेगा रूट अंडर होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा v1 इज इक्वल टू ओमेगा और रूट अंडर ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आपको लिखना होगा x1 स्क्वायर, ठीक है ना, x की जगह x1 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे तुम लोग v2 इज इक्वल टू ओमेगा और रूट अंडर ए स्क्वायर और माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोला गया ना, इसको ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, और ये सेकंड। देखो जब हम स्पीड v1 लिख रहे हैं तो पोजीशन x1 लिखा गया है, स्पीड जब v2 लिख रहे हैं तो पोजीशन x2 लिखा गया है, ठीक है ना। तो बस अगर हमें a निकालना है ना, तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर दोगे ऐसे, तो ये बन जाएगा देखो यहाँ से, दिस विल गिव यू v1 स्क्वायर डिवाइड बाई v2 स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। सो फ्रॉम हियर एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्योंकि x1 x2 दिया हुआ है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, जैसे ऐसा होगा कि रूट v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर हाँ माइनस ये कर लो तुम लोग, कैलकुलेशन करते हैं ना, बस ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा, v1 स्क्वायर और फिर a स्क्वायर हो जाएगा माइनस v1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, है ना, और इज इक्वल टू a स्क्वायर और v2 स्क्वायर और माइनस v2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर, ये आ गया। तो a वाले को एक साइड कर देंगे हम लोग, है ना, तो a कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू, इसको उधर ले आओगे तो v1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर और माइनस v2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए जो है ना हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ये निकल आएगा। तो इस तरह का देखो, ये क्वेश्चन हालांकि कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है नहीं, इट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑल्सो, बट ऐसे क्वेश्चंस भी हम वही बता रहे हैं कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस हैज बीन आस्क्ड इन टीएफआर एग्जाम, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए ये जो है ना, हम बताए ना कि एसएचएम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें पोजीशन टाइम इन एटसेट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो वो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, जो इस फॉर्मूले से, ये जो दो फॉर्मूला है ना, उससे ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि एक सिस्टम दिया हुआ रहेगा और आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम बेस्ड प्रॉब्लम्स,
ठीक है। तो सिस्टम बेस्ड प्रॉब्लम में देखो एक फर्स्ट मतलब बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं सिस्टम बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग सिस्टम बेस्ड प्रॉब्लम में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं फाइंडिंग ओमेगा और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। उसके बाद ओमेगा और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल जाता है ना, तो उसको यूज करके फिर बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि तो इसमें मेथड हम आपको बता देते हैं कि मेथड क्या होगा, ठीक है। मेथड, तो मेथड वन आप देखिए, मेथड वन जो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है ना, वो ये है कि आप क्या करोगे, राइट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये मतलब ऑप्शनल होगा, कुछ क्वेश्चन में ये लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पहला स्टेप हो गया कि राइट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसे कोई स्प्रिंग मान लो, किसी स्प्रिंग से कोई ब्लॉक सस्पेंडेड है, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से। तो ये सस्पेंडेड है, तो हम इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसे बोल सकते हैं कि नीचे ग्रेविटी लग रहा है तो mg इज इक्वल टू, ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा तो दोनों फोर्स को इक्वल कर देना है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है राइट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहला तो स्टेप ये हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड स्टेप इसमें ये होगा, लेकिन कभी कभी इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो आप देख लोगे, समझ में आ जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड क्या है कि डिस्प्लेस सिस्टम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिस्टम को डिस्प्लेस करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन से बाय एक्स और थीटा। एक्स और थीटा कहने का मतलब हो गया कि जैसे अगर मान लो लीनियर ऑसिलेशन क्वेश्चन होगा ना, तो आप उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दोगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं एंगुलर का होगा तो मान लोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया गया है, ऐसे जैसे पेंडुलम में हम अभी कर रहे थे ना, तो पेंडुलम को ऐसे डिस्प्लेस करके थीटा एंगल पे उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया था। तो जो भी लिखा जाएगा ना वो थीटा एंगल पे या एक्स डिस्प्लेसमेंट पे लिखा जाएगा। सो डिस्प्लेस सिस्टम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन बाय एक्स और थीटा। और उसके बाद क्या करना है, देन राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप ये होगा कि शो दैट, मतलब यूज, अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज अप्रोक्सीमेशन टू शो दैट ओमेगा, सॉरी, टू शो दैट एक्सेलरेशन, या इसको ऐसे कह सकते हो, एक्स डबल एक्सेलेरेशन ही लिख देते हैं, एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, या ऐसे शो करना है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट यहाँ पे आएगा और इनटू एक्स, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आएगा ना, दिस कांस्टेंट विल बी कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर, इसी को ओमेगा स्क्वायर बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बस ये निकल आएगा। और या तो आप ऐसे प्रूव करोगे कि एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस सम कांस्टेंट एंड थीटा। तो यहाँ पे भी जो आएगा ना थीटा, वो ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, देयर विल बी ए कांस्टेंट, ठीक है ना। तो दैट कांस्टेंट विल बी कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है ओमेगा कैलकुलेट करने का, दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए जब भी ओमेगा निकालने के लिए बोला जाता है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड वन है। इसका मेथड टू देखो बता रहे हैं, मेथड टू, मेथड टू क्या करोगे, राइट v ऑफ एक्स और v ऑफ थीटा, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया, मतलब पार्टिकल सिस्टम को थोड़ा डिस्प्लेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि हमको v ऑफ एक्स लिखना है या v ऑफ थीटा लिखना है, जैसे अभी हम पेंडुलम के लिए जो मेथड लगाए वही मेथड है ये, कि पहले हम v ऑफ थीटा लिख दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि कैलकु एक्स जो है ना डिस्प्लेसमेंट होगा v ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन।
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो राइट v ऑफ x और v ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये हमें करना है राइट v ऑफ x और v ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है कि इसके बाद कैलकुलेट kx इज इक्वल टू d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालोगे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इसमें पता रहता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। ये आप जान रहे होंगे, दिस यू विल बी नोइंग कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। d2v बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, और के थीटा अगर निकालना है तो अभी हम बताए थे ना कि जैसे d2v बाई डी थीटा स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही निकलेगा। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो एट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है ना, पोजीशन। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप यूज कर लोगे यहाँ पे, यूज ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के एक्स बाई एम, और ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर ए थीटा बाई एम, ये लिख दोगे। ठीक है, तो बस इससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल आएगा। ठीक है, मेथड 3 देखो, इसमें ये है मेथड 3। मेथड 3 इसका ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे कि राइट, पहला स्टेप है राइट एनर्जी ऑफ सिस्टम इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो आपको एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखना है डिस्प्लेस्ड पोजीशन में। ठीक है, जैसे इस तरह से एनर्जी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ना हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर ऐसे लिख दोगे, और पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो राइट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखेंगे डिस्प्लेस्ड पोजीशन में। ठीक है, अब उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट, सो दिस इज राइट एनर्जी ऑफ सिस्टम इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन। और एनर्जी जो है ना कंजर्व्ड होता है, तो इसलिए क्या करोगे, पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप यहाँ पे डीई बाई डी टी इक्वल टू 0 करना होगा, ये स्टेप अप्लाई करोगे। अब उसके बाद क्या करना है, यूज अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, टू शो दैट, तो अप्रोक्सीमेशन लगाना है टू शो दैट कि इसमें एक्सेलरेशन जो आएगा ना, यूज अप्रोक्सीमेशन टू शो दैट एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस समथिंग और इनटू एक्स। इसमें भी ऐसे ही होगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट जब करोगे ना तो एक्स डबल डॉट आ जाएगा। तो यहां से आप शो करोगे एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, ये जो हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर, उसी को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे हम लोग। तो ये थर्ड स्टेप, ये भी मेथड बहुत यूजफुल मेथड है, कई क्वेश्चंस में इसका भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 मेथड्स लगाकर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर किसी सिस्टम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए बोला जाता है तो। ठीक है, किसी कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, इज देयर एनी डाउट? नो सर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है ना, ऑलराइट। तो देखो हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे थे ना, तो उसमें तो हम लोग इसका डिस्कस किए थे, क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे हम दिखाए थे ना अभी ये, तो इसमें तो वही मेथड यूज किया गया। देखो थोड़ा सा पहले इक्विलिब्रियम से इसको डिस्प्लेस किया गया थीटा एंगल पे, और फिर थीटा एंगल से हम लोगों ने ये थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव करके और फिर हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो हम लोग देखो कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, विल डिस्कस 1 और 2 स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, तो देखो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है ना, तो देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम जो है ना, जैसे मान लीजिए ये अभी हम लोग पहले इसका डिस्कस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। स्प्रिंग मास सिस्टम में आप जानते होंगे कि हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन हो या वर्टिकल ऑसिलेशन, दोनों में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका मास मान लो m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है।
ठीक है, वहां से मैं स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। तो इसमें देखिए कि ये मान लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है ना, हियर इट इज, ये स्प्रिंग जो है ना रिलैक्स्ड है, कोई इसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, ठीक है। ये जो सरफेस है ना, दिस सरफेस वी आर अज्यूमिंग टू बी स्मूथ, ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है। तो अगर आप देखिए कि जैसे ये मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इस पोजीशन में, ठीक है, इस पोजीशन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड है। इधर स्प्रिंग जो है ना, ये इसको आप बोल सकते हो कि ये रिलैक्स्ड है स्प्रिंग। रिलैक्स्ड का मतलब कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। तो अब इसको हम थोड़ा सा देखो डिस्प्लेस करेंगे, जैसे मान लो इसको यहाँ से यहाँ ले आया गया डिस्प्लेस करके, इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड हियर, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, इसका मीन पोजीशन है, ये यहाँ आ चुका है, मीन पोजीशन हैज शिफ्टेड टू दिस पोजीशन, ये एक्स हो गया, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन इधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये मास एम हो गया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसको हमने डिस्प्लेस जैसे कर दिया ना, पहले यहाँ पे था देखिए मेन पोजीशन, तो यहाँ से इधर आगे डिस्प्लेस कर दिया, तो इसमें इलोंगेशन स्प्रिंग में डेवलप हो गया होगा एक्स, तो स्प्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा इधर के एक्स, ठीक है। स्प्रिंग जो है ना ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा, तो हम इस पोजीशन पे इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन तो ऐसे लिखा जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन। तो इस ब्लॉक पे जो अब फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि इलोंगेशन एक्स हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो माइनस के एक्स लिखेंगे, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है ना, इधर डिस्प्लेस किया गया, दैट डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपोजिट में फोर्स ऐसे लग रहा है, माइनस में लिख दिए, तो ये माइनस मास इंटू एक्सेलेरेशन। अपोजिट फोर्स जो है ना डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लगेगा, तो उसको माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन देखिए आ जा रहा है माइनस के बाई एम और मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, तो ये एस एच एम बन गया। तो एस एच एम में हम बताया ना कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आएगा ना नेगेटिव साइन को छोड़कर, वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा के बाई एम, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर के बाई एम, ठीक है। तो दैट इज द एंगल, ठीक है। तो ये ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम, ये तो इसको वो वाला ही एंगुलर आ गया ना जो एंगुलर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस। ऑसिलेशन आ गया, ठीक है। जस्ट मिनट, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आप अगर आप 2 पाई बाई टी लिख, तो यहाँ पे के जो है ना वो के एक्स नहीं है, वो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो होता है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिख दोगे, तो दैट इज रूट अंडर के बाई एम। तो इसमें हम लोग टी निकाल लेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 पाई रूट अंडर एम बाई के हो जाएगा, ठीक है ना, एम बाई के। तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया इसका, ठीक है। तो ये ओमेगा का वैल्यू हो गया, ठीक है। देखो अभी हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं ओमेगा कैलकुलेशन पे। अभी किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि वो एस सी वर्मा का कोई क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना मैकेनिक, इसमें ऑसिलेशन में जो मतलब मैकेनिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ओमेगा निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है, कुछ और भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है, या कुछ और भी बोला जा रहा है, कुछ कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें बनते हैं, लेकिन अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं ओमेगा कैलकुलेशन पे, ठीक है, या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे। तो देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम कभी भी होगा ना, तो हम लोग उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमेशा यही लिखेंगे, रूट अंडर के बाई एम। तो ये आप देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम जो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस किया ना, ये वर्टिकल ऑसिलेशन था, दिस वाज वर्टिकल ऑसिलेशन। स्प्रिंग मास सिस्टम में जानते हो क्या है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन भी करोगे ना, इफ देयर इज हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, देन आल्सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रूट अंडर के बाई, नहीं सॉरी ये क्या था, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, हम उल्टा लिख दिए, ठीक है ना। दिस वाज हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, यहाँ पे ऐसा था ना, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट कर रहे हैं, तुम लोग भी बोल नहीं रहे हो, ठीक है। दिस वाज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन था। अगर हम इसमें वर्टिकल ऑसिलेशन कंसीडर करेंगे ना, तो जानते हो थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना, बट ओमेगा कम्स आउट टू बी द सेम। तो देखो एक बार हम यहाँ पे साथ ही साथ बता देते हैं तुम लोग को, कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, वर्टिकल ऑसिलेशन। तो वर्टिकल ऑसिलेशन देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल ऑसिलेशन में देखो ऐसा होगा सिचुएशन कि जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, और इसको हमने यहाँ से सस्पेंड कर दिया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या है कि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ऐसे देखो नीचे mg लगेगा, ये mg है, और mg को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग एक ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे के एक्स नॉट।
तो एक्स नॉट यहाँ पे इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में, ठीक है ना, मतलब क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट हो गया होगा, मतलब किसी चीज को भी स्प्रिंग सस्पेंड करोगे तो ऑब्वियस है कि स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगा नीचे, इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्स नॉट है ना, एक्स नॉट ये इलोंगेशन है, दिस इज इलोंगेशन है ये, ठीक है, एक्स नॉट इज इलोंगेशन। अब आप देखिए यहाँ से कि एक्स नॉट इलोंगेशन दिया हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी के पैरेलल एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पे, कि हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया नीचे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये यहाँ से देखो, ये इस पोजीशन पे था ना, अब यहाँ पे आ गया ये, मान लो हमने इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे एक्स, तो पहले से ये इलोंगेटेड है ऑलरेडी स्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि इससे ब्लॉक सस्पेंडेड है यहाँ पे, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, तो ऑब्वियस है कि इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो यहाँ पे के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी लिख दोगे, ऐसे फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप देखिए कि इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया गया एक्स, तो ये नीचे जैसे एक्स आएगा ना, तो पहले से इलोंगेशन एक्स नॉट था, अब इसमें इलोंगेशन जो होगा वो इसमें इलोंगेशन अब जो होगा ना, इलोंगेशन वो होगा एक्स प्लस एक्स नॉट, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ऊपर, वो के और एक्स प्लस एक्स नॉट आएगा। स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना, हमेशा ध्यान रखोगे के टाइम्स इलोंगेशन होता है, तो यहाँ पे इलोंगेशन एक्स एक्स नॉट था, तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट हो गया, यहाँ पे के एक्स प्लस एक्स नॉट हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, और नीचे लग जाएगा यहाँ पे एम जी, ठीक है। तो अब हम इस पोजीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये लिखा जाता है। इसमें देखो लिखने का हमेशा तरीका ये होता है, जिधर डिस्प्लेस करते हैं ना उस फोर्स को पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया, तो डाउनवर्ड में जो फोर्स लग रहा है ना उसको पॉजिटिव लिखोगे एम जी, और अपवर्ड में जो फोर्स लग रहा है ना वो माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट लिखना पड़ेगा, और दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको क्रॉस मतलब इसको ओपन कर दोगे तो एम जी और माइनस के एक्स और माइनस के एक्स नॉट हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। तो यहां से देखिए आप लोग के, ठीक है, के एक्स नॉट, यहाँ से देखिए के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, क्योंकि के एक्स नॉट और एम जी इक्वल है। तो यहाँ से फिर से आप देखिए कि यहाँ से वही इक्वेशन आ गया कि माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो इसलिए ए जो आ जा रहा है माइनस के बाई एम और इन टू एक्स आ गया, ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे भी एस एच एम हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि एस एच एम इसमें भी हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, एस एच एम जो है इसमें भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन में भी और वर्टिकल ऑसिलेशन में भी एस एच एम हो रहा है, ठीक है। दोनों के लिए इक्वेशन एग्जैक्टली सेम बना, देखो यहाँ पे इक्वेशन बना था ना, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, यहाँ पे भी ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स है, ठीक है। तो एक्स देखिए यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट था, जैसे आप ब्लॉक को डिस्प्लेस इस पोजीशन से आगे एक्स डिस्प्लेस किए थे, यहाँ पे भी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों जगह पे हो रहा है, ठीक है। तो ये है सिचुएशन, ओके। तो फिर यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी, एग्जैक्टली इक्वेशन जब सेम आ गया ना, तो इसमें भी ओमेगा जो होगा रूट अंडर के बाई एम होगा, और टाइम पीरियड जो आएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के हो जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म है ना, देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट हम बताया ना, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो होगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा फिर रूट अंडर के बाई एम, और ओमेगा का फॉर्मूला ये लगा दिया 2 पाई, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, तो टी उससे निकल आया। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई स्प्रिंग मास सिस्टम अगर है, तो चाहे वो हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा हो या वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा हो, दोनों केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। बस इसमें ये कहा जाएगा कि मीन पोजीशन पे जो है ना, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग रिलैक्स था, कोई भी इसमें एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं था। यहाँ पे मीन पोजीशन पे स्प्रिंग जो है ना, मीन पोजीशन पे स्प्रिंग इलोंगेटेड है, क्योंकि ब्लॉक इससे सस्पेंड किया हुआ है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें मतलब इलोंगेशन तो डेवलप होगा ही, ओके। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट है ना अगर इसमें तो पूछ सकते हो, ठीक है। इज देयर एनी डाउट? नो। ठीक है। तो देखो ये स्प्रिंग मास सिस्टम में अभी एक सिंगल स्प्रिंग का केस हमने बताया है, ठीक है ना। इसमें आप जानते हो कि कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा देखो इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में देखिए क्या है, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन,
पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ऑल springs have same elongation और compression। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होगा कि आपको अगर कभी ऐसा लग गया ना कि स्प्रिंग में सेम इलोंगेशन या कंप्रेशन हो रहा है तो समझ जाओगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो उस केस में के इक्विवेलेंट जो होगा ना वो ऐसे लिख दिया जाता है K1 प्लस K2 जैसे जितने भी होंगे, ठीक है, सभी का सम हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा जब निकालोगे ना तो ओमेगा इक्वल टू ऐसे लिखना होगा के इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय मास, ये हो गया। और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सर एक कैसा क्वेश्चन देखा था मैंने, ये TIFR में, बिल्कुल ही मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट किया था पूरा का पूरा इसमें, ठीक है, कॉम्बिनेशन तो ऑफ देखो स्प्रिंग का। ये हो सकता है बिल्कुल। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑप्शन क्या भी होता नहीं है। चेंज किए थे सर, ऑप्शन भी वही के वही सीरीज में सब। अच्छा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए क्या है कि ये जो है ना स्प्रिंग, ऑल स्प्रिंग्स हैव सेम टेंशन। इसमें सभी स्प्रिंग में सेम टेंशन होता है, या फिर आप कह सकते हो ऑल स्प्रिंग एक्सर्ट सेम फोर्स, ठीक है ना। ऑल स्प्रिंग एक्सर्ट सेम फोर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है कि ऑल स्प्रिंग्स एक्सर्ट सेम फोर्स, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि स्प्रिंग्स जो है ना एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं along ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें ऐसा भी होगा कि स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड, या एंड्स ऑफ स्प्रिंग कर दो ऐसे, यहाँ पे एंड्स ऑफ स्प्रिंग आर कनेक्टेड along ए लाइन, ठीक है ना। एंड्स ऑफ स्प्रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप जानते हो कि 1/k इक्विवेलेंट जो आता है ना, देखो हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं, इन सबका प्रूफ भी है, ठीक है ना। 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। के इक्विवेलेंट ये निकल जाएगा। तो ओमेगा जो निकलेगा ना वो रूट अंडर ऐसा हो जाएगा के इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय मास, तो ये ओमेगा निकल जाएगा। और टाइम पीरियड जो निकलेगा वो जैसे कि हम लोग स्प्रिंग में लिख रहे थे ना, अगर टाइम पीरियड लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, T इज इक्वल टू 2 पाई और रूट अंडर M अपॉन के इक्वालेंट आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी टाइम पीरियड जो लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई और रूट अंडर M अपॉन के इक्वालेंट, ठीक है। सो दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये ओमेगा का वैल्यू हो गया और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का केस हो गया, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखो एग्जांपल, जैसे अगर हम मान लो ऐसे स्प्रिंग बना देते हैं, ठीक है ना। ये एक स्प्रिंग बना दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और ये एक ब्लॉक है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ठीक है। और ये कोई ब्लॉक है जो इस तरह से सरफेस पे रखा हुआ है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसका मास मान लो m है। तो इस केस में जानते हो, देखो अगर आप इस ब्लॉक को राइटवर्ड अगर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करोगे ना, तो K2 जो जिसका ये जो सेकेंड स्प्रिंग है वो 1 सेंटीमीटर कंप्रेस हो जाएगा, और ये जो स्प्रिंग है ना 1 सेंटीमीटर एलोंगेट हो जाएगा। तो ये जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो जितना इसको डिस्प्लेस करोगे उतना ही ये कंप्रेस होगा और उतना ये इलोंगेट होगा, तो दोनों में इलोंगेशन या कंप्रेशन इक्वल है। इसमें लिखा गया ना ऑल स्प्रिंग्स हैव सेम इलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से के इक्विवेलेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2। तो ओमेगा जो आएगा ना वो रूट अंडर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, रूट अंडर सिंपली K1 प्लस K2 और बाई M हो जाएगा।
दैट्स ओमेगा। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए कि अगर हम मान लेते हैं कि एक ऐसे क्वेश्चन देते हैं, देखिए यहाँ पे ये कि एक स्प्रिंग है ऐसे दिया हुआ है, एक स्प्रिंग ये है, एक ब्लॉक हमने लगा दिया यहाँ पे मास m का, ये k है, मान लीजिए ये भी k है, और इधर हमने लगा दिया एक सपोज करो 3k। ठीक है ना, तो इस तरह केस है। तो अब आप इसमें भी देखिए क्या होगा कि अगर आप इसको इधर डिस्प्लेस करते हैं तो जितना ये 3k वाला स्प्रिंग, 3k स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग कंप्रेस होगा, उतना ही ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा। तो फिर से यहाँ पे सेम इलोंगेशन कंप्रेशन है। ठीक है, तो ये भी, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है ना, सो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी के इक्विवेलेंट जो होगा ना वो बेसिकली सभी का के का सम हो जाएगा। तो 2k और प्लस 3k, तो मतलब k प्लस 3k ऐसा हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 5k। तो ओमेगा अगर हमें निकालना है ना तो हम ऐसे लिख देंगे के इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय मास, तो दैट इज इक्वल टू 5k अपॉन m, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो 5k अपॉन m हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल, दो एग्जांपल हमने दिए आपको। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो देखिए एक अनदर एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे कि अगर कभी ऐसे दे दिया गया, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है और इसके एंड से एक दूसरा स्प्रिंग अटैच्ड है। देखो यहाँ पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दे दिया गया, इसका मान लो 2k दे दिया गया। ठीक है, अब इससे एक ब्लॉक अटैच्ड है, इसका मास m है, तो इसको हम ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये स्प्रिंग देखिए एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग एंड टू एंड कनेक्टेड है, दोनों का एंड आपस में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपस में एंड जब कनेक्टेड होता है ना तो वो बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये है सीरीज 3k हो जाएगा ना। कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ पे 1/k इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1/k और प्लस 1/2k। तो k इक्विवेलेंट जो यहाँ पे निकलेगा वो हो जाएगा 2k अपॉन 3, है ना। एलसीएम ले लोगे 2k आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये के इक्वालेंट हो गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के इक्वालेंट और डिवाइड बाय मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2k अपॉन 3m। तो दैट्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सर स्प्रिंग, प्रीवियस स्लाइड करो। हाँ, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओमेगा का वैल्यू जो है ना वो रूट अंडर k/m मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये अच्छा, इसमें आप लोग ध्यान रखोगे कि ये जो स्प्रिंग हम लोग अभी तक जितने भी कंसीडर किए ना, मास किसी में स्प्रिंग का नहीं बताया गया है, तो ऑल दीज स्प्रिंग्स आर मासलेस। ठीक है, तो इसको लाइट स्प्रिंग का केस बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी स्प्रिंग में मास भी आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको देखो अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं तुम लोग को, कभी हम प्रूफ भी बता देंगे। ठीक है, देखो अगर क्या है कि इफ हेवी स्प्रिंग, हेवी स्प्रिंग मास सिस्टम, अगर हेवी स्प्रिंग है, ठीक है, तो फिर देखिए आप सिचुएशन ऐसा होगा कि जैसे मान लेते हैं ये हेवी स्प्रिंग है, इसका मास है इस ब्लॉक का मास m है और स्प्रिंग का मास मान लो ms लिख देते हैं। ठीक है ना, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका ओमेगा लिखोगे ना तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें मास अब चेंज हो रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट तो एक ही है, तो हम लोग k इक्विवेलेंट जो लिखते थे वो तो k लिख देंगे। मास जो यहाँ पे लिखा जाएगा ना, जैसे m लिखोगे, और किसी को पता है यहाँ पे और क्या लिखना होगा? स्प्रिंग का मास भी आ जाएगा ना। इसमें स्प्रिंग का मास डिवाइडेड बाय 3 आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। अगर स्प्रिंग में मास ms आता है ना तो स्प्रिंग का मास डायरेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे ms/3 आता है। ठीक है ना, वो मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में जो स्प्रिंग का मास कंट्रीब्यूट करता है वो ms कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ms डिवाइडेड बाय 3। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखोगे। ठीक है ना, ये अब कैसे आता है वो एक अलग बात है। ठीक है ना, ये देखो कभी कभी तो एग्जाम में ऐसा होता है ना कि एक इन्फॉर्मेशन भी पता है तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, अब उस इन्फॉर्मेशन का प्रूफ करना वो अलग बात है। ठीक है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे भी देखो कि हर चीज का प्रूफ होता है, जैसे के इक्वेलेंट जो आएगा 1/k1 प्लस 1/k2, अभी लिखा है ना यहाँ पे, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतना आएगा इक्वेलेंट, इसमें इक्वेलेंट इतना आएगा, तो इन सब का प्रूफ है ना, देयर इज प्रूफ ऑफ एवरीथिंग।
ठीक है ना। तो उसी तरह से इसका भी प्रूफ है कि हम ओमेगा इक्वल टू के डिवाइड बाई एम प्लस एम एस बाई 3 लिखेंगे। सो देयर इज प्रूफ फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी उस प्रूफ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने आपको इन्फॉर्मेशन अभी बताया, ठीक है ना, कि जब भी ध्यान रखोगे स्प्रिंग हेवी होगा, इट हैज सम मास, देन यू विल राइट ओमेगा इज इक्वल टू के, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, और डिवाइड बाय दोनों के मास का सम नहीं होगा बल्कि मास ऑफ द ब्लॉक आएगा, और मास ऑफ द स्प्रिंग डिवाइड बाय 3 आएगा। इसी को इक्विवेलेंट मास ऑफ स्प्रिंग कहलाता है, ठीक है ना। क्योंकि मास ऑफ स्प्रिंग एज इट इज यूज नहीं हो रहा है ना, मास ऑफ स्प्रिंग का 1/3 यूज हो रहा है, तो इसीलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ स्प्रिंग ऐसे कहलाता है। ms/3 जो है ना, ये कहलाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये इक्विवेलेंट मास ऑफ स्प्रिंग कहलाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू स्प्रिंग मास सिस्टम, ओके। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन, ये तो बेसिक हुआ स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेट करके। अब इससे रिलेट करके जानते हो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है ना, रिलेटेड टू दिस, ठीक है। इससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग को ये हम ये एक क्वेश्चन देते हैं जैसे इससे रिलेट करके, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है ना। और इसको ब्लॉक ए बोल दे, मतलब ब्लॉक, इसको मान लो पी बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये ब्लॉक क्यू है, इसका भी मास m है, ये क्यू है, और ये मूव कर रहा है इधर v0 वेलोसिटी से, ठीक है ना। ये रिलैक्स्ड है, ये रिलैक्स्ड है, ठीक है ना। तो ये सरफेस स्मूथ है, दिस सरफेस इज स्मूथ। अब क्वेश्चन ये है कि ये जाके इसको हिट किया मान लो, ठीक है ना। तो क्यू हिट्स पी एंड स्टिक्स टू इट, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, क्यू जो है ना पी को हिट किया, पी ब्लॉक का नाम है, क्यू भी ब्लॉक का नाम है, ठीक है ना। ये क्यू जाकर के इसको हिट कर रहा है और इसमें स्टिक कर जा रहा है। तो क्वेश्चन है ये है, तो स्टिक करेगा तो फिर दोनों चलेंगे साथ में, है ना, दोनों साथ में मूव करेंगे, और स्प्रिंग से अटैच्ड है तो ऑसिलेट करने लगेगा। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग मोशन आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो रिजल्टिंग मोशन आ रहा है ना, उसका हमें एम्पलीट्यूड बताना है। वी हैव टू टेल द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग मोशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है। कितना आएगा, कोई एक बार तुम लोग ट्राई करो, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, गिव इट एन अटेम्प्ट, ठीक है, और देखो क्या आ रहा है आंसर, और उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, देखो थोड़ा सा इसमें ऑसिलेशन मिक्स्ड है, बट देर इज सम मैकेनिक्स ऑल्सो मिक्स्ड हियर, ओके, कुछ मैकेनिक्स भी मिक्स्ड है यहाँ पे। So calculate amplitude of resulting motion after collision। रिजल्टिंग मोशन का हमें कोलिजन के बाद एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है ना। एनीवन, एक बार ट्राई करिए आप लोग, नहीं बनता तो फिर हम बताते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, देखो ये जो स्प्रिंग है ना, इसमें कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है अभी, ठीक है। ये जब आकर के हिट करेगा, फिर जब ये आगे बढ़ेंगे तब ये कंप्रेस होगा, ठीक है। बताओगे तुम लोग या नहीं बताओगे, पहले ये बोल दो। हम सोच रहे होंगे कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग, और तुम लोग बैठे हुए हो।
कर रहे हो कैलकुलेशन या नहीं कर रहे हो, ये बोलो। नहीं हो रहा है सर, थोड़ा नहीं हो रहा है, रुको, चलो ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ। तो देखो इसमें पहले एक बात समझो कि जैसे ये मास m है, ये मास m है, कोलिजन के बाद दोनों स्टिक हो जाएंगे। अब कोलिजन के बाद ऑसिलेट कौन करेगा, सिर्फ p करेगा या सिर्फ q करेगा, या दोनों मिल करके करेंगे साथ में। P+Q। हाँ p प्लस क्यू करेगा, तो इसीलिए जानते हो ओमेगा जो निकलेगा ना यहाँ पे, ओमेगा वो रूट अंडर k बाई m नहीं होगा, बल्कि m प्लस m होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी मास m है, इसमें दोनों मिल करके ऑसिलेट करेंगे ना, तो ये ओमेगा जो होगा रूट अंडर k बाई 2m होगा। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। अब देखिए कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप जानते हो ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखा जाएगा P जस्ट बिफोर कोलिजन, तो P जस्ट बिफोर कोलिजन लिखोगे इज इक्वल टू P जस्ट आफ्टर कोलिजन लगा दोगे, ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इस तरह से। तो P जस्ट बिफोर कोलिजन, देखिए एक का मोमेंटम mv0 हो गया और दूसरे का जो है ना 0 है, क्योंकि रुका हुआ है ना वो। तो आफ्टर कोलिजन तो दोनों मास साथ में स्टिक कर गया है ना, तो स्पीड v हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ से v जो निकल कर आ रहा है ना, v इज इक्वल टू v0/2 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन, देखो ये मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन में हम v स्पीड यूज किया ना, तो इसमें जानते हो क्या होगा कि स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है, देखो यहाँ पे स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन, स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन जो निकल कर आ रहा है ना, v0/2 आ रहा है, ये निकल कर आ गया, ठीक है। अब एक बात समझिए आप लोग कि हमें बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए, तो एक बात समझो यहाँ पे, ये जो कोलिजन हो रहा है वो इस पोजीशन पे हो रहा है, इसी पोजीशन पे हो रहा है ना, यहां से आकर के हिट करेगा इस पोजीशन में। इस पोजीशन पे स्प्रिंग जो है ना रिलैक्स्ड है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स, 0। 0 जीरो रहेगा। है। तो फोर्स जब, हाँ फोर्स जब जीरो है ना, तो एक्सेलेरेशन भी जीरो है। और एक्सेलेरेशन जब जीरो होता है, अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जब एक्सेलेरेशन जीरो होता है ना, तो उस पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है। तो ये जानते हो क्या है कि ये जो स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन निकला है ना, वो एक्चुअल में मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। वो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो भी स्पीड गेन किया ना, ऐसे देखो कॉमन सेंस लगाओगे तो भी समझ में आएगा कि ये दोनों हिट किया तो इसमें कुछ स्पीड आ गया। अब ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो बताओ स्प्रिंग इसका अपोज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा मूवमेंट सर। का अपोज करेगा ना, तो अपोज करेगा तो स्पीड घटेगा ना, अब आगे जाके बढ़ने वाला तो है नहीं। तो यहाँ पे जो स्पीड है ना, वही मैक्सिमम स्पीड है, तो इसका मतलब ये मीन पोजीशन है, ठीक है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन निकला है ना, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड है, दिस इज दी, क्योंकि क्लियर है, देखो यहां से आगे बढ़ेगा ना, ये आगे बढ़ेगा तो ये जाकर के इसका अपोज करेगा, स्प्रिंग विल अपोज द मूवमेंट ऑफ ब्लॉक्स, ओके। तो इसीलिए इसके आगे तो स्पीड घटना ही है, इसके आगे बढ़ नहीं सकता है स्पीड, इसके आगे स्पीड घटेगा। तो स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है ना, वो लिखा जाएगा v0/2, ठीक है। ये जो v0/2 लिखा गया है, दिस इज द मैक्सिमम, ये लिखा जाएगा दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड है। तो मैक्सिमम स्पीड है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो ना, कि मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो ए ओमेगा होता है, ए ओमेगा दैट इज इक्वल टू v0/2 हो गया। ये पिछले क्लास में बताया गया था आप लोगों को कि मैक्सिमम स्पीड इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना। तो बस यहाँ से हमें ए और ओमेगा का वैल्यू हमने निकाल दिया है, m अपॉन, सॉरी कितना था, k/2m, k/2m, ठीक है, दैट इज इक्वल टू v0/2 हो जाएगा। तो इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट ए जो निकल कर आ रहा है वो इतना आ जा रहा है, v0/2 और रूट अंडर 2m/k, दैट्स द आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट लगाया है, मैं थोड़ा सा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया इसमें, कि हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, मोमेंटम जस्ट आफ्टर, उससे स्पीड निकल गया। अब हमको इसमें बस ये चीज थोड़ा सा नोटिस करना था कि ये जो स्पीड निकला है ना, वो मैक्सिमम स्पीड है। और लास्ट क्लास में देखो आप लोग को बताया गया था मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ए ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो बस ये जो स्पीड है ना, उसको ए ओमेगा लिख दिया गया, ओमेगा हम पहले ही लिख चुके थे, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, ठीक है, एंड वी गॉट दी एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन जो है ना, देखो एक बात समझ लो, क्वेश्चन जो होते हैं ना ऑसिलेशन के, वो कैसे कैसे होते हैं, देखो आप समझो कि एक तो क्वेश्चन होता है सिर्फ ओमेगा
बताने का कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन एक बार आप सिस्टम के बारे में पता चल गया यार आपको कि इस सिस्टम का ओमेगा इतना होता है, ओमेगा या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आप जान गए हो किसी सिस्टम का, तो उससे रिलेट करके और भी कुछ मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है ना थोड़े कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग फोकस ज्यादा करेंगे अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के कैलकुलेशन पे ही, ठीक है ना, जो डिफरेंट सिस्टम पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट किया जा रहा था, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें देखिए हम स्प्रिंग मास सिस्टम का बेसिक आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। देखो लर्निंग जानते हो कैसे होती है, आप लोगों को बता रहे हैं कि कुछ चीजें आप हमसे सीख रहे हो, ठीक है ना, कुछ आप बुक्स से भी पढ़ोगे ना तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगा। तो जैसे एससी वर्मा की बुक, अभी हम लोग आज जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम डिस्कस किया ना, और ये सभी टाइप के क्वेश्चन जो डिस्कस किए, जैसे पोजीशन वगैरह दिया हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा एससीबी को आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसके सॉल्व बिल्ड होगी, ठीक है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग एससीबी के सॉल्व एग्जांपल पढ़ा करो, ठीक है। तो अभी जानते हो हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आओगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सर मेरे को एक डाउट है, हाँ इसमें बोलो। नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में तो मतलब क्या डाउट है, ऐसे बोलो। वेव फंक्शन के रिलेटेड है, जो आज मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो उसके हम्म, अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, साई तीन थे। तो एक में लिखा था साई -1, साई 0, नहीं एक साई मिनट, नेगेटिव, क्या क्या लिखा होता है, साई इज इक्वल टू। मतलब है ना, रुको एक सेकंड, मैं वो ले रहा हूँ। मतलब सर तीन वेव फंक्शन दिए हुए हैं, हम्म, जो लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिखे हुए क्या हैं। है मतलब बोलोगे तो ऐसे बोलने से नहीं होता है ना, कुछ रुको एग्जैक्ट एक, क्वेश्चन तो एग्जैक्ट होता है ना, तुम ऐसे बोल दोगे तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो उसमें देखो तीन स्टेट थे, तो एक का स्टेट था -1 लिखा हुआ था, वन अच्छा मान अपॉन, लो साई -1 ऐसे लिखा हुआ है, हाँ प्लस सम हाँ कांस्टेंट प्लस, C1 लिखा हुआ है, C2 हाँ साई C2 मान लो 0 1, लिखा हुआ है, प्लस साई C3 साई +1 ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, हाँ तो सर साइन -1 तो मतलब वो ग्राउंड स्टेट होता ही नहीं है ना, बेसिकली जो भी हम कैलकुलेट करते हैं तो साइन 0 1 2 3 होता नहीं है नहीं, ना। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का है या किसी और का है, वो डिपेंड करेगा ना सिस्टम पे। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे होता है, या मान लो पार्टिकल इन बॉक्स होता है तो उसमें -1 नहीं होता है, ठीक है ना, वो स्टार्ट 0 से होता हाँ है। अब कोई दूसरा स्टेट हो सकता है दिया हो, ठीक है ना, कोई दूसरा क्वेश्चन है वो कोई दूसरे ही सिस्टम के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये आगे ओके, पढ़ोगे ना कि वो स्पिन, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में स्पिन स्टेट वगैरह होते हैं ना, तो उसमें माइनस भी आता है, हाँ माइनस भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, ठीक है। तो ओके, ये पार्टिकल बॉक्स नहीं होगा या हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होगा, वो ये कोई और दोनों सा नहीं था, स्टेट है, हाँ कोई वो और सा दोनों नहीं स्टेट था, है। हाँ मतलब ऐसा रैंडमली स्टेट दिया था, पूछा था कि इसका कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करो। हाँ, तो वो तो फिर सिस्टम पहले देखना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन एग्जैक्ट बताओगे ना तभी आंसर बता सकते हैं, इसमें ऐसे नहीं हो क्वेश्चन सकता। मतलब अभी इधर उधर हो गया है, कहीं चलो दिख नहीं रहा नेक्स्ट है क्लास मुझे। में पूछ लोगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में पूछ ओके, लोगे, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है।